हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट वीक कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो नहीं ला पाया, तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीक में 2 वीडियो बनाकर फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं और ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के बारे में। तो अपनी सीरीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आगे बढ़ाते हुए हम अब समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में समझा था, फ्यूचर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ फाइनेंशियल और कमोडिटी प्रोडक्ट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस फॉर डिलीवरी एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अब अगर देसी भाषा में समझें तो मान लेते हैं कि आज के समय में गोल्ड का प्राइस 7,000 रुपीज़ पर ग्राम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इस मंथ के अंत तक गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, 7,200 पर ग्राम तक जा सकता है। वहीं एक पर्सन है जिसके पास गोल्ड है और उसको लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, वो या 7,000 ही रह जाएगा या फिर उससे नीचे आ जाएगा। सो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं जिसके पास गोल्ड है उसको बोलता हूँ कि भाई ये ले मेरे से एक टोकन अमाउंट, 1,000 रुपये मेरे से टोकन अमाउंट ले ले और 30 अप्रैल को मैं तेरे से ये 1 ग्राम गोल्ड 7,200 में खरीद लूँगा। अब जो सेलर है उसको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो वो खुश है कि 7,000 का चल रहा है, मुझे 30 तारीख को 7,200 रुपये मिल जाएंगे। जो बायर है उसे लग रहा है कि ये 7,500 तक जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, 30 अप्रैल को एज अ बायर मैं 30 अप्रैल को 7,200 में ले लूँगा और आगे 7,500 में बेच दूँगा, 300 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से वो लोग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और जब ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे लिस्ट होकर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो ये बन जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो बायर और सेलर को दोनों को अपनी अपनी कंडीशन को ऑब्लाइज करना पड़ेगा। मतलब बायर ने बोला है कि वो 7,200 का खरीदेगा, तो चाहे प्राइस 6,800 चल रहा हो, 7,000 चल रहा हो, 7,800 चल रहा हो, 8,000 चल रहा हो, वो 7,200 में उसे खरीदना पड़ेगा। वहीं सेलर ने बोला है कि 7,200 में देगा, तो प्राइस कुछ भी चल रहा उसे 7,200 में वो डिलीवर करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का। आई होप आप लोग अब समझ चुके होंगे। मैं इस वीडियो में, पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में 3 बार आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देकर समझा चुका हूँ। एक जो फ्यूचर को बाय कर रहा है उसका व्यू है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वहीं जो फ्यूचर को सेल कर रहा है उसको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से गिर जाएगा या प्राइस यहीं रह जाएगा, तो उसका पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। फ्यूचर हमेशा थोड़े से प्रीमियम पे चलता है। मतलब अगर आज आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 22,450 के आसपास है। वहीं अगर आप फ्यूचर को देखेंगे तो वो 22,550 या 600 के आसपास होगा, क्योंकि मार्केट को एंटिसिपेशन है कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है। तो फ्यूचर हमेशा थोड़े प्रीमियम में रहता है। तो जो फ्यूचर को बाय कर रहा है उसको ज़्यादा जरूरी है कि प्राइस बढ़े, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइस वहीं रह गया तो जो फ्यूचर है उसको कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक स्पॉट के बराबर आना पड़ता है। मतलब आप देख रहे हैं कि अभी फ्यूचर का प्राइस, निफ्टी का फ्यूचर 22,550 पे चल रहा है और निफ्टी का स्पॉट 22,400 पे चल रहा है। अगर एक्सपायरी तक, अप्रैल की एक्सपायरी तक, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने तक निफ्टी 450 के ऊपर नहीं गया, 22,450 के ऊपर नहीं गया, तो फ्यूचर धीरे 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 अपना प्रीमियम लूज करता रहेगा और वो भी 22,450 तक आ जाएगा एक्सपायरी तक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, जो फ्यूचर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर एंड करेंसी फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर हो गए जैसे रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स है। इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनके जो फ्यूचर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि इन जो अंडरलाइंग है, जो रिलायंस वगैरह है, उनमें किस तरह का मूव आएगा, उसी तरह का मूव हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। वैसे इंडेक्स फ्यूचर हो गए जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया। करेंसी जैसे USD INR का पेयर हो गया या USD पाउंड का पेयर हो गया। तो इन सब के फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंग।
दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं होती, जिसकी अपनी वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू किसी और प्रोडक्ट से डिराइव की जाती है। जिस प्रोडक्ट से डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिराइव की जाती है उसे कहते हैं अंडरलाइंग। जैसे फ्यूचर एक डेरिवेटिव है। अगर हम रिलायंस के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो रिलायंस के फ्यूचर की वैल्यू डिराइव होती है रिलायंस से। हम निफ्टी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू डिराइव होती है निफ्टी से। हम गोल्ड के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिराइव होती है गोल्ड से। तो ये सब हो जाते हैं अंडरलाइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर जो है वो अपने अंडरलाइंग के साथ ही चलते हैं। अगर अंडरलाइंग में अप मूव आता है तो फ्यूचर में भी सेम क्वांटिटी में, सेम प्रोपोर्शन में अप मूव आता है। वहीं अगर डाउन मूव आता है अंडरलाइंग में तो फ्यूचर में भी डाउन मूव आता है। कभी कभी किसी न्यूज़ के चलते या मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप मूव या डाउन मूव आ जाए तो उसकी वजह से डिफरेंस कई बार बढ़ जाता है। बट एट द एंड एक्सपायरी आते आते, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते होते फ्यूचर और अंडरलाइंग सेम प्राइस पर आकर क्लोज होते हैं। अब आप कहेंगे एक्सपायरी क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। बट उससे पहले मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे और बहुत लोग सोचते हैं कि अगर स्टॉक और उसका फ्यूचर एक साथ मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो हम सीधा स्टॉक क्यों नहीं ट्रेड करते, हम फ्यूचर में ट्रेड करते ही क्यों हैं? तो उसके कुछ रीजन्स हैं। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है यू कैन नॉट शॉर्ट इन कैश फॉर ओवरनाइट। अगर हमारा किसी स्टॉक में बेरिश व्यू बन रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ से HDFC नीचे गिर सकता है, रिलायंस नीचे गिर सकता है, तो हम उसको शॉर्ट कर कर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, मैं मॉर्निंग में शॉर्ट कर सकता हूँ और उस शॉर्ट को मुझे कवर करना पड़ेगा। जो मैंने सेल किया है उसको बाय बैक करना करेगा बिफोर द मार्केट क्लोज। मार्केट को क्लोज होने से पहले पहले मुझे उसको बाय बैक करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट पोजीशन को कैश में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में शॉर्ट करता हूँ किसी भी स्टॉक को तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ एक्सपायरी तक, जब तक वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता। सेकेंड रीजन है लेस इन्वेस्टमेंट, मतलब कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। ये चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है जब आप कैश में ट्रेड करते हैं और या फिर जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ज़ीरोधा का टर्मिनल मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने HDFC बैंक का अप्रैल फ्यूचर, रिलायंस और रिलायंस का अप्रैल फ्यूचर दोनों मैंने लगा रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो होता है मोस्टली सेम होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि HDFC बैंक का जो प्राइस चल रहा है वो 1480 चल रहा है और जो फ्यूचर चल रहा है वो 1492 चल रहा है। मतलब थोड़े से डिफरेंस के साथ ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे चल रहा है। वहीं पे आप देखेंगे कि रिलायंस का 2991 फ्यूचर चल रहा है और 2973 आपका स्पॉट का प्राइस चल रहा है। तो प्राइस सेम सा चलता है। अब हम कोशिश करते हैं इसको बाय करने की। अब मैं अगर रिलायंस का फ्यूचर बाय करता हूँ तो एक फ्यूचर में हम एक क्वांटिटी नहीं बाय कर सकते, हम लॉट में बाय करते हैं। और यहाँ देखेंगे क्वांटिटी 250, मतलब एक लॉट 250 शेयर का होता है। हम 251 नहीं बाय कर सकते। अगर मुझे बाय करना है तो मैं फिर 500 बाय करूँगा, 750, मतलब 250 के मल्टीपल में ही मुझे बाय करना पड़ेगा फ्यूचर में। मैं एक एक शेयर नहीं बाय कर सकता। तो यहाँ पर देखेंगे एक लॉट मतलब 250 शेयर फ्यूचर में बाय करने के लिए मेरा खर्चा यहाँ पे आ रहा है 1,32,663 रुपये। 1,32,663 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 250 क्वांटिटी बाय करना है रिलायंस का फ्यूचर। वहीं अगर मुझे रिलायंस के 250 शेयर बाय करने हो तो देखिए, शेयर तो हम 1, 2, 3, 4 कितने मर्जी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ मैं 250 शेयर कर देता हूँ। तो 250 शेयर बाय करने में मुझे खर्चा आ रहा है 7,43,475, मतलब 7.5 लाख का खर्चा आ रहा है। तो आपने डिफरेंस देखा, जहां मुझे 7.5 लाख रुपए कैश में बाय करने में लग रहे हैं, वहीं पे अगर मैं फ्यूचर बाय करता हूं तो मुझे सिर्फ 1,32,000 रुपये लग रहे हैं। मतलब 6 लाख रुपए से ज़्यादा का फर्क आ रहा है यहाँ पर। HDFC बैंक देखते हैं। अगर HDFC बैंक का मुझे फ्यूचर बाय करना है तो 550 क्वांटिटी से कम मैं बाय कर नहीं सकता। इसका लॉट होता है, लॉट फिक्स होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है।
और एक लॉट बाय करने में 550 शेयर फ्यूचर में बाय करने में मुझे आ रहा है खर्चा 1,45,000 रुपये का, 1.5 लाख रुपए के आसपास का, ठीक है। वहीं पे HDFC बैंक के अगर मैं 550 शेयर बाय करने हो मुझे 550, तो मेरा खर्चा आ रहा है 8,14,000 रुपये का। मतलब यहाँ पे भी 6.5 लाख के आसपास का फ़र्क आ रहा है। आई होप दोस्तों अब आप समझे होंगे मैंने क्यों बोला कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। मतलब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक टोकन अमाउंट देनी पड़ती है। इस टोकन अमाउंट को कहते हैं मार्जिन। आगे जाकर मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मार्जिन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। बट हमें जब हम फ्यूचर में बाय करते हैं हमें पूरा पैसा नहीं देना पड़ता शेयर्स का। जैसे कि मुझे HDFC में 8.5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो मुझे 8.5 लाख रुपए ही दे रहे हैं। मुझे एक टोकन अमाउंट देनी है, मार्जिन अमाउंट देनी है, जो है 1,45,000 के आसपास, जो भी 1.5 लाख के आसपास है, मुझे इतनी अमाउंट देनी है। तो स्टॉक में हम कम फ्यूचर में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए लोग स्टॉक की जगह फ्यूचर ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तीसरा मेन रीज़न आ जाता है हेजिंग। अब ये हेजिंग क्या होता है, इसका पूरा एक टॉपिक है जो इसी सीरीज़ के अंदर आगे आने वाला है। बट आप अभी के लिए समझ लीजिए, हेजिंग मतलब अपने लॉस को, अपने पोर्टफोलियो का, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना, हेज करना। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, बट ये एक मेन रीज़न है कि लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। उसके अलावा कुछ डिफरेंसेस है, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सजेशन है, बिगनर को फ्यूचर में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा रिस्की होते हैं। कैश बेटर रहता है, कैश में ट्रेड करेंगे तो कम रिस्क में आप टेक्निक सीख पाएंगे। दूसरा आता है अवेलेबिलिटी। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 180 या 200 स्टॉक के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो, वही फ्यूचर में ट्रेड हो सकते हैं, सारे स्टॉक नहीं हो सकते। वहीं पे अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो आप सारे स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं जो भी NSE और BSE पे लिस्टेड है। फ्लेक्सिबिलिटी इन पोजीशन, देखिए फ्यूचर में मैंने आपको दिखाया लॉट साइज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। रिलायंस का लॉट साइज है 250 का, तो आप 250 से कम स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकते फ्यूचर में। रिलायंस के 250 से 255 नहीं कर सकते, आपको 250 या फिर 500 या 750 250 के मल्टीपल में करने पड़ेंगे। ऐसे ही मैंने HDFC में दिखाया आपको, वहाँ 550 का लॉट साइज है, तो आप 550 के मल्टीपल में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ट्रेड करते हैं तो हमारे 50 निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज है, तो आप 50 से कम में ट्रेड नहीं कर सकते। वहीं कैश में ट्रेड कर सकते हैं, तो आप करते हैं तो आपको 1 के मल्टीपल में ट्रेड करना है। आप 1 स्टॉक करिए, 2 स्टॉक करिए, 3 स्टॉक करिए, 5 स्टॉक करिए, 10 स्टॉक करिए, वो आपकी मर्जी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कैश के अंदर, फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लिक्विडिटी, देखिए कैश में लिक्विडिटी हाई रहती है और फ्यूचर में लिक्विडिटी कम रहती है, क्योंकि कैश एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्टॉक, जहाँ पे इन्वेस्टर भी है, ट्रेडर भी है, कंपनी भी इन्वॉल्व है और बहुत सारी एक्टिविटी है, तो वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग होती है। फ्यूचर में लिक्विडिटी कम होती है, नियर फ्यूचर में फिर भी ठीक मिलती है। फार मंथ फ्यूचर में जाएंगे तो वहाँ लिक्विडिटी और कम हो जाती है। अब ये नियर मंथ और फार मंथ क्या होता है वो हम जरूर आगे समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो भी जानेंगे हम। लिवरेज भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। लिवरेज फ्यूचर में वेरी हाई होती है, मतलब कम पैसे में ज़्यादा बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। और कैश में लिवरेज कम मिलती है बट सफिशिएंट होती है एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए। इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, कैश में ट्रेड नहीं कर सकते। स्विंग शॉर्ट पोजीशन, मतलब शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, बेयरिश पोजीशन बनाते हैं, तो हम कैश में उसे ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते, फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं। पार्शियल एंट्री एंड एग्जिट, हम फ्यूचर में पार्शियल एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, पूरा लॉट को ही हमने एंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। अगर रिलायंस के 250 शेयर का लॉट है तो हम 250 शेयर इकट्ठे बाय करेंगे, 250 शेयर इकट्ठे सेल करेंगे, हम उसमें से 50 शेयर अलग नहीं कर सकते। बट कैश में हमने 250 शेयर में अगर बाय किया है तो हम उसमें से 50 शेयर कभी भी बेच सकते हैं, 100 शेयर अलग से बाय कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्शियल एंट्री एग्जिट की। टाइम लिमिट फॉर व्यू टू मटेरियलाइज्ड, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिलायंस बाय करता हूँ, रिलायंस का प्राइस 2900 चल रहा है और ये आगे जाके 3500 तक जा सकता है।
अगर आप कैश में बाय कर रहे हैं तो आपको कोई लिमिट नहीं है, ये 2 महीने में जाए, 3 महीने में जाए, 4 महीने में जाए, 6 महीने में जाए, आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में बाय किया है तो आपने जो भी एक्सपायरी है उसकी, अगर आपने अप्रैल की एक्सपायरी बाय की है तो आपका जो व्यू है, जो रिलायंस ने 3500 जाना है उसको एक्सपायरी से पहले पहले जाना है। अगर एक्सपायरी तक नहीं पहुंचा तो आपके व्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट कम में ही सेटल करना पड़ेगा। टैक्सेस, देखिए फ्यूचर में टैक्स थोड़े कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि आप कम टोकन मनी देते हैं, उसके हिसाब से आपका टैक्स कम लगता है। कैश में थोड़े से टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। ओनरशिप, देखिए जब फ्यूचर में आप शेयर खरीद रहे हैं, चाहे 250, 500 कितने भी शेयर खरीद रहे हैं, आपकी कोई ओनरशिप नहीं है, सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट को ओन कर रहे हैं, शेयर को ओन नहीं कर रहे। कंपनी में आपकी कोई ओनरशिप नहीं आ रही है। आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपकी कंपनी में ओनरशिप आती है, आपको राइट मिलता है वोट करने का। डिविडेंड अगर आपको पता हो तो ये मुनाफे का कुछ परसेंटेज होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरी सीरीज़ में वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कैश में बाय कर रहे हैं तो कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग देगी, लेकिन अगर आपने फ्यूचर बाय किया है तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। मिनिमम कैपिटल, देखिए कैश में तो मिनिमम कैपिटल का कोई वो नहीं है। अगर आप 10 रुपये का शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो 10 रुपये से भी कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस है कि 50,000 रुपये मिनिमम कैपिटल रखिए। और फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से ट्रेड हो सकता है, बट 2 लाख से कम की अमाउंट से फ्यूचर में ट्रेड करने का ना सोचिए। तो दोस्तों मेरी एडवाइस यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग में बिगिनर हैं तो शुरुआत कीजिए आप लोग कैश से। कैश ट्रेडिंग कर आप टेक्निकल को समझिए, टेक्निकल अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डिसाइड कीजिए कि ट्रेडिंग आपके लिए बनी है या नहीं। उसके बाद फ्यूचर में आइए। और फ्यूचर भी मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं ऑप्शन रेकमेंड करता हूँ। अब मैं फ्यूचर की जगह ऑप्शन क्यों रेकमेंड करता हूँ, वो जब मैं आपको ऑप्शन पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक से मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ऑप्शन पढ़ाना शुरू करूँ। अभी फ्यूचर में कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं। अभी फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे संडे को समझने के लिए एक्सपायरी क्या होता है, मार्जिन के बारे में जानेंगे, सेटलमेंट प्रोसेस, फ्यूचर कैसे सेटल होता है, एंड कॉमन मिस्टेक इन फ्यूचर ट्रेडिंग। ये सब हम कोशिश करेंगे कि इस वीक संडे को कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीक से ऑप्शन की ट्रेडिंग स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आप नए जुड़े हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।